I will tell you about the phylum Protozoa. The word pro mean before and zoa mean animals. Mean animals are evolved from protozoa. Protozoa are basically unicellular eukaryotic organisms and these are like animal like protists. अब इनमें देखेंगे मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस. So first of all you should know what is homeostasis. Homeostasis is basically maintenance of internal environment of body from the harms of fluctuations or changing in external environment is called homeostasis. Homeostasis मतलब यानी कि अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना डिस्पाइट दिस के हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता रहता है लेकिन फिर भी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन रखते हैं. तो ये हमारी बॉडी की क्या है होम्योस्टेसिस है. तो सेम लाइक प्रोटोजोआ में भी होम्योस्टेसिस होती है. तो पहले हम इनमें स्पोर्ट देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ की बॉडी को स्पोर्ट बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है. बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं जो इसे स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं. पहला क्या है पेलिकल और दूसरा है साइटोप्लाज्म. पेलिकल ये स्ट्रक्चर है प्रोटोजोआ का. इधर जो रेड कलर का के ऊपर मेम्ब्रेन है ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रेड कलर के नीचे जो ग्रीन कलर की लेयर है वो क्या है पेलिकल. मीन पेलिकल इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट अंडरलाइज जस्ट बेनिथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटोजोआ की बॉडी की शेप को मेंटेन रखती है. अब जो दूसरा था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इसका बेसिकली दो रीजन्स में डिवाइड होता है. एक एंडोप्लाज्म और दूसरा एक्टोप्लाज्म. जो एंडोप्लाज्म होता है वो इनर साइटोप्लाज्म है और जो एक्टोप्लाज्म है उसे क्या कहते हैं आउटर साइटोप्लाज्म. यानी कि इधर जो येलो कलर का है पेलिकल के नीचे ये है आउटर साइटोप्लाज्म और इसे क्या कहते हैं एक्टोसाइटोप्लाज्म. और ये क्या होता है बिल्कुल क्लियर और फिरम है. जबकि ये जो वाइट कलर का ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर इसे क्या कहते हैं इनर साइटोप्लाज्म और इनर साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहते हैं. एंडोप्लाज्म क्या है फ्लूइड फिल्ड है और ये क्या है ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है. अगर इधर देखें तो ये क्या है ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं इसमें. अब इसमें ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है. ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या कि मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन. यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ओस्मो रेगुलेशन है. तो अब प्रोटोजोआ देखें तो प्रोटोजोआ बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक जो है मैरीन प्रोटोजोआ और दूसरे फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ. अब जो मैरीन प्रोटोजोआ है उन्हें जो है ये रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है और जहाँ पे साल्ट और सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है. यानी कि साल्ट और वाटर दोनों इक्वल होते हैं. तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर कहते हैं. जबकि जो फ्रेश वाटर है वो वाले प्रोटोजोआ जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो इनकी बॉडी है वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है और जो इनका एनवायरनमेंट है वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है. तो फिर जो वाटर है वो ओस्मोसिस के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर मूव कर जाता है. ओस्मोसिस बेसिकली क्या है कि movement of water molecules from the area of low solute concentration to the area of higher solute concentration. यानी कि जो इनका एनवायरनमेंट है वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से वाटर मूव कर जाता है इनकी बॉडी में जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा होती है. तो इस तरह फिर अब वाटर बॉडी में मूव कर जाता है तो फिर इनके पास स्पेसिफिक टाइप के कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं
जब इनके अंदर एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होगा तो ये वाले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कंट्रैक्ट करते हैं और वाटर को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह का होता है। इधर इधर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके जो आगे पीछे ये वाले लीफ लाइक जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर, इन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में रेडिएट कर रही होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जब इस इधर इसके साथ साथ माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। जब वो वाले माइक्रोफिलामेंट्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मिडल वाला ये जो रेड पोर्शन है इधर या इधर येलो पोर्शन है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जब इसके आगे पीछे माइक्रोफिलामेंट्स वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ये भी कंट्रैक्ट कर जाता है। और जब ये कंट्रैक्ट कर जाता है तो ये फिर एम्प्टी हो जाता है और वाटर को क्या करता है? बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब ये खुराक कैसे लेते हैं? कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड ले लेते हैं, और कुछ जो होते हैं उनके पास वो इंजेस्ट करते हैं फूड, और इनके पास माउथ की जगह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोफेरेंस। ये इधर स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इसे गुलेट भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइटोफेरेंस या फिर गुलेट। यहाँ से ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। अब यहाँ से जब खुराक ये ले जाते हैं तो ये फिर ये क्या है? फूड वैक्यूल है। ये खुराक फूड वैक्यूल में जाती है, और फूड वैक्यूल ये लाइसोसोमल एंजाइम है फॉर एग्जांपल। तो ये फूड वैक्यूल इस लाइसोसोमल एंजाइम के साथ, जैसे ये फूड वैक्यूल है और ये क्या है? लाइसोसोमल एंजाइम है। ये इन दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद ये लाइसोसोमल एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। जब डाइजेस्ट करता है तो ये फिर पूरे ये जो स्ट्रक्चर है इसके पूरे साइटोप्लाज्म में ये फूड वैक्यूल मूव करता है, और वो वाली डाइजेस्टेड फूड जो कि ठीक होती है वो बॉडी से ले ली जाती है। जबकि जो अनडाइजेस्टेड फूड जब रह जाती है इसमें, तो ये इस वैक्यूल को क्या कहते हैं? इजेशन वैक्यूल। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ इजेशन वैक्यूल। और अब इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसने बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है। और ये कहाँ से होता है? ये एक स्ट्रक्चर है साइटोपाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से ये एक्सपेल आउट हो जाता है। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन, अगर हम प्रोटोजोआ की बॉडी को देखें तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल बॉडी होती है, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में और एक्सक्रीशन में। अब इनमें जो रेस्पिरेशन बेसिकली गैस एक्सचेंज, ये ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। और वो रिमूव कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा होता है, वो किस फॉर्म में होता है? अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू पेलिकल के नीचे, पेलिकल के साथ एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं? साइटोपाइज। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, साइटोपाइज के थ्रू ये खुराक इधर से एक्सक्रीट हो जाती है। होप सो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसमें पेलिकल का क्या फंक्शन है कि ये शेप को मेंटेन रखता है, और इसमें एक्टोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्म है ये इसको सपोर्ट देते हैं, और फूड इंजेस्ट इसमें गुलेट या फिर साइटोफेरेंक्स के थ्रू फूड इंजेस्ट होती है और वो फूड वैक्यूल में चली जाती है, जो कि लाइसोसोमल एंजाइम के साथ फ्यूज करके हमारे साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करता है। फिर बाद में इसमें जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसे क्या कहते हैं? इजेशन वैक्यूल कहते हैं। और ये जो इजेशन वैक्यूल है ये साइटोपाइज के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है।